हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सब बढ़िया होगे, तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मैं सी श्रद्धा शर्मा और हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ ऐसा प्लान कर रही हूँ कि एक लाइव क्लासेस लाई जाएं जस्ट 499, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस को कवर करने वाले थे, जिसमें हमारे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अमलगमेशन, फाइनल अकाउंट्स वगैरह ऑल द टॉपिक्स हम कवर करने वाले थे। ठीक है, तो ये लाइव क्लासेस कब से आएंगी, कब से नहीं आएंगी, और आएंगी भी या नहीं आएंगी आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, नीचे लिंक में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। अगर आप क्लासेस चाहते हैं प्लीज गूगल फॉर्म को फिल करिए, फीस दीजिए और क्लासेस स्टार्ट करिए। ठीक है, आपको अगर कोई और डिटेल चाहिए तो आप जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ असेट। ठीक है, टॉपिक क्या था? रीवैल्यूएशन ऑफ असेट, और हम इसको आज के क्लास में खत्म करेंगे। वैसे हमारे दो टॉपिक इंपॉर्टेंटली रह गए हैं, दो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हैं और रह गए हैं वो कौन कौन से हैं? एक रह गया रिवैल्यूएशन और एक रह गया है डेप्रिसिएशन। ठीक है, हमारे दो टॉपिक रह गए हैं। वो दो टॉपिक कौन कौन से हैं? वो दो टॉपिक हैं revaluation of property plant and equipment and depreciation। revaluation of property plant and equipment एक ये टॉपिक रह गया है, और ये एक दूसरा टॉपिक रह गया है डेप्रिसिएशन। तो हम जो पहले टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेंगे रिवैल्यूएशन का। ठीक है, अब ये रिवैल्यूएशन का टॉपिक कवर करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम समझे तो रिवैल्यूएशन होता क्या है। ठीक है, हम जाने तो कि रिवैल्यूएशन होता क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या होता है रिवैल्यूएशन। ठीक है, क्या होता है रिवैल्यूएशन? ठीक है, रिवैल्यूएशन, वैल्यूएशन का मतलब आप सभी को पता है, किसी भी चीज को वैल्यू करना। ठीक है, वैल्यूएशन का मतलब आप सभी को पता है, किसी भी चीज को वैल्यू करना। राइट, तो फिर रिवैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया? रिवैल्यूएशन का मतलब हो गया फिर से वैल्यू करना। क्या हो गया? फिर से वैल्यू करना। अब सवाल आता है कि भैया फिर से वैल्यू करना ही क्यों है? फिर से वैल्यू करना ही क्यों है? हमने जब सबसे पहली बार असेट को परचेज करके जब हम लाए थे तो हमने उसकी परचेज प्राइस जोड़ी थी, उसके जो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट थे वो जोड़े थे, या रिस्टोरेशन करने में जो भी खर्चे आते थे हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब ये रिवैल्यूएशन क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं? तो रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं उससे पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप मुझे ये बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, या मोटिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं टू प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू। क्यों बनाते हैं? टू प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू, है ना, ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटिटी। भैया बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और क्या उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इसका ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो वर्ड है ना पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन बताता है भैया आपके असेट्स कितने हैं आपके पास, या आपके पास लाइबिलिटी कितनी है। क्या बताते हैं? आपके पास असेट्स कितने हैं या आपके पास लाइबिलिटी कितनी है, ये क्या बताते हैं? पोजीशंस बताती है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपके पास ना एक आप बिजनेस करते आ रहे हो कई सालों से और आप बैलेंस शीट बनाते हो। ठीक है, मान लो आपने 2000 में, ठीक है, ईयर 2000 में एक बिल्डिंग खरीदी थी। राइट, ईयर 2000 में एक बिल्डिंग खरीदी थी, और ईयर 2000 में जब वो बिल्डिंग खरीदी थी तो वो बिल्डिंग आपको मान लो 10 लाख में मिल गई थी। ठीक है, और आज तक वो बिल्डिंग आपकी बैलेंस शीट में 10 लाख की पड़ी हुई है। आज तक वो बिल्डिंग आपकी बैलेंस शीट में 10 लाख की पड़ी हुई है। तो क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू है? क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू? आप मुझे बताओ, क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू है? क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू है? डेफिनेटली ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। क्यों नहीं है ये ट्रू एंड फेयर व्यू? भाई ये ट्रू एंड फेयर व्यू इसलिए नहीं है कि 10 लाख की बिल्डिंग सन 2000 में थी, आज 2024 है, आज ईयर क्या है? 2024, और हम सब जानते हैं रियल एस्टेट में प्राइसेस क्या होती है? बढ़ती हैं।
तो हमें नहीं लगता हमें बिल्डिंग को रिवैल्यू करना था। हो सकता है जो बिल्डिंग 2000 में 10 लाख की थी, आज इसकी प्राइस बढ़कर 1 CR हो गई हो, क्योंकि वो ऐसे प्राइम लोकेशन पे थी। ठीक है, आज इसकी प्राइस 1 CR हो गई है, 1 करोड़ हो गई है। 1 करोड़ की बिल्डिंग को आप अपनी बुक में 10 लाख का शो कर रहे हो, तो क्या आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहे हो? अपने बिजनेस की असली पोजीशन बता रहे हो? फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बता रहे हो। तो ये चीजें ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम असेट को रिवैल्यू करते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है हम असेट को रिवैल्यू करते हैं, हमें समझ में आ गया कि असेट को रिवैल्यू क्यों करना है, लेकिन आप पूछोगे कि भाई असेट को रिवैल्यू कब कब करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए रिवैल्यूएशन की, है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, असेट दो तरह की होती हैं। असेट्स ना दो तरह की होती हैं। कैसे दो तरह की होती है? एक असेट्स होती है जिसकी जो वैल्यू होती है ना वॉलेटाइल होती है ना, वॉलेटाइल होते हैं। और एक होता है जो इनसिग्निफिकेंट होती है, ज्यादा चेंजेस नहीं आते, इनसिग्निफिकेंट, है ना। अब जैसे आपको पता है लैंड एंड बिल्डिंग की जो प्राइसेस है वो हर साल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कोई और ऐसा कंडीशन है, कोई और सिचुएशन ऐसी आ गई है कि रियल एस्टेट मार्केट डाउन जा रहा है, तभी प्राइसेस नीचे जाती है, अदरवाइज रियल एस्टेट में प्राइसेस हमेशा अप साइड जाती है। ठीक है, अब क्या है, दो तरह की एसेट होंगी आपके पास। एक वो जिनके प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल होंगे, बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होते होंगे। एक वो होंगी जिनके प्राइसेस में ज्यादा चेंजेस नहीं आता। अगर आप लोग सोच पा रहे हो, एक एक एग्जाम्पल तो मुझे बताओगे। देखो मैं आपको बताती हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ आपके पास है टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट ना, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इक्विपमेंट। अब मैं टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इक्विपमेंट की बात करूं तो मान लो आपके पास कोई लैपटॉप है, ठीक है, या आपके पास कोई पुरानी मशीनरी थी। ठीक है, अब ये क्या होती है, इसमें हर दिन नई टेक्नोलॉजी आती है। आज आप लैपटॉप यूज करो, मान लो i11 प्रोसेसर है, अब 13th प्रोसेसर आ गया, कुछ दिन में उसका 16th प्रोसेसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो कोर प्रोसेसर क्या होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली नए नए मार्केट में आ रहे हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है। टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी चेंज होती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी की प्राइसेस डाउन जाती है, तो इनकी प्राइसेस क्या होती है, बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होती है। इनसिग्निफिकेंट चेंजेस की बात करूं, जैसे कि फर्नीचर है, फर्नीचर के प्राइसेस में इतने फ्रिक्वेंट चेंजेस नहीं होते। अगर कोई सोफा आप लेके आए हो 40,000 का, तो ऐसा नहीं है कि अगले साल वो सोफा एकदम से 80,000 पहुंच जाएगा, या वो 40,000 का सोफा एकदम से गिर के 20,000 आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला उसमें, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तो जो फर्नीचर के प्राइसेस होते हैं ना, वो इतने अप एंड डाउन नहीं होते, इतना अप एंड डाउन फर्नीचर के प्राइसेस में नहीं होता। ऑल दो आपके जो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इक्विपमेंट होते हैं उसमें बहुत चेंज होता है। जैसे कि अब आप देखो एआई आ गया है, तो अब आपकी वॉशिंग मशीन भी एआई ड्रिवन आ रहे हैं, आपके फ्रिज भी एआई ड्रिवन आ रहे हैं। तो जो फ्रिजेस या जो वॉशिंग मशीन नहीं आ रही है, सब एआई पे टेक्नोलॉजी यूज्ड है। तो जो पुराने फ्रिज है उसमें एआई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है, तो उनके प्राइसेस क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ऐसी चीजें, ऐसी मशीनरी, ऐसे एसेट जिनकी प्राइसेस में बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा हो, बहुत जल्दी चेंज हो रहा हो, उनको हमें कब करना होता है, रिवैल्यू कब करना होता है, उनको हमें वैल्यू करना होता है एनुअल बेसिस पे। कैसे करना होता है, एनुअली। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, एनुअली रिवैल्यू करते हैं। ठीक है, और जो इनके सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं होते, इनसिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं लाइक फर्नीचर, तो हम इसको क्या करते हैं, 3 to 5 ईयर में हम इसको रिवैल्यू कर लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। 3 to 5 ईयर्स में भी हम रिवैल्यू करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट, चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो आपसे मैं एक बात पूछ रही हूँ, आप मुझे एक बात बताओ। ये मान लो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, कंपनी का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है। ठीक है, अब इस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के पास बहुत सारी मशीनरी है। ठीक है, एक मशीनरी एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है, ऐसे इसके पास मान लो 4 मशीनरी है। ठीक है, और 4 मशीनरी की अलग अलग कॉस्ट भी है। मान लो ये मशीनरी 10 लाख की है, ठीक है ना, ये 15 लाख की मशीनरी है, ये 5 लाख की मशीनरी है, और 5 लाख, और ये 20 लाख की, ऐसे इसके पास 4 मशीनरी है। अगर आप टोटल करोगे तो टोटल इसके पास 50 लाख की मशीनरी है। तो अब मेरे से एक सवाल बताओ, आपको क्या लगता है जो बैलेंस शीट होगी उसमें ऐसे दिखाया होगा मशीनरी एक्स इतने की, मशीनरी वाई इतने की, मशीनरी जेड इतने का, मशीनरी डब्ल्यू इतने का, क्या इन चारों मशीनरी को बैलेंस शीट में सेपरेटली शो किया होगा? क्या इन्हें बैलेंस शीट में सेपरेटली शो किया होगा? सेपरेटली शो किया होगा बैलेंस शीट में?
किया होगा बैलेंस शीट में? बताओ, डेफिनेटली नहीं किया होगा। बैलेंस शीट में ना, बैलेंस शीट में क्या हुआ होगा, बैलेंस शीट में सिर्फ एक वर्ड लिखा होगा। बैलेंस शीट बनी होगी, ठीक है, जैसे कि ये बैलेंस शीट है ना, और बैलेंस शीट में क्या होगा, सिर्फ एक जगह एंट्री होगी जिसमें लिखा होगा मशीनरी, और मशीनरी का जो टोटल होगा वो आपको 50 लाख। ऑल दो बैलेंस शीट में तो मशीनरी भी नहीं लिखा होगा, बैलेंस शीट में तो सीधा नॉन करंट एसेट लिखा होगा, ठीक है। नॉन करंट एसेट का जो शेड्यूल होगा वहां पे सिर्फ इतना लिखा होगा मशीनरी, मशीनरी 50 लाख, ठीक है। इतनी डिटेल आपको मिलने वाली है, यही डिटेल आपको मिलने वाली है, ऐसे नहीं मिलती, नहीं मिलती ना, पहली चीज। दूसरी चीज, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये कहता है, जब भी आप रिवैल्यूएशन करने जाओगे, जब भी आप रिवैल्यूएशन करने जाओगे, तो ऑल आइटम ऑफ अ क्लास इज रिक्वायर्ड टू बी रिवैल्यूड। क्या कहता है, ये कहता है ऑल आइटम ऑफ अ क्लास इज required to be revalued, to be revalued, ठीक है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरा जो मन है, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा मन है कि सिर्फ इस मशीनरी एक्स को मैं रिवैल्यू करूंगा। आप कह रहे हो कि नहीं मैम इस मशीनरी अकेले को रिवैल्यू करता हूं, बस बाकी को छोड़ दो, बाकी को छोड़ दो, मैं वाई जेड डब्ल्यू को रिवैल्यू नहीं करता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप x को रिवैल्यू कर रहे हो तो आपको y को भी रिवैल्यू करना पड़ेगा, आपको z को भी रिवैल्यू करना पड़ेगा, और आपको w को भी रिवैल्यू करना पड़ेगा। तो सिंगल आइटम ऑफ अ क्लास कैन नॉट बी रिवैल्यूड, सिंगल आइटम क्लास का रिवैल्यू नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है कि हम सिंगल आइटम को रिवैल्यू क्यों नहीं कर सकते। भाई अगर आप सिंगल आइटम को रिवैल्यू करोगे तब भी आप एक्चुअल पिक्चर या सही पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे उस एसेट की। मान लो मशीनरी 10 लाख की थी, मशीनरी एक्स, ये जिस टेक्नोलॉजी पे थी उस टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब इसकी तो वैल्यू गिर गई, इस एसेट की तो वैल्यू गिर गई क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई। अब ये 10 लाख की मशीनरी गिर कर, ये 10 लाख की मशीनरी गिर कर इसकी कीमत रह गई 2 लाख रुपए। एक बार सोचना आप लोग, ठीक है। और ये जो मशीनरी डब्ल्यू थी, ठीक है ना, ठीक है, 2 लाख हुई। अब आप इसकी वजह से इसकी कॉस्ट क्या हो गई, आपने बाकी कुछ नहीं किया, एक मशीन को रिवैल्यू किया, तो इसकी कॉस्ट क्या हुई, इसकी कॉस्ट आ गई 42 लाख, ठीक है, इसकी कॉस्ट क्या गई 42 लाख। लेकिन उसके अगेंस्ट ये हुआ कि जो 20 लाख की मशीनरी थी, इसकी जो ये है डिमांड बढ़ गई मार्केट में, ये इतनी अच्छी मशीनरी थी, इतनी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट थी कि जो 20 लाख की मशीनरी थी, इस मशीनरी की कॉस्ट मान लो बढ़कर अब मार्केट में हो गई 30 लाख रुपए, ठीक है। इसकी कॉस्ट अगर बढ़ के मार्केट में हो गई 30 लाख रुपए, लेकिन आपने इसको रिवैल्यू ही नहीं किया। अगर आप इसको रिवैल्यू करते तो आपकी क्या हो जाती कॉस्ट, आपकी वैल्यू हो जाती 30 और 20 50 और 2 52 लाख, कितनी हो जाती 52 लाख आपकी वैल्यू हो जाती। तो आप अपने फाइनेंशियल यूजर्स को गलत पोजीशन बता रहे हो ना, 42 लाख आप अपने एसेट्स कम कर रहे हो, गलत पोजीशन दे रहे हो, जबकि इस एसेट को बढ़ाओगे तो आपके एसेट्स बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें सही पिक्चर देना है। इसलिए अगर हम किसी क्लास को रिवैल्यू करते हैं तो हम पूरी क्लास को रिवैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। एक क्लास को रिवैल्यू नहीं करते, एक आइटम को रिवैल्यू नहीं करते, ठीक है, एक आइटम को रिवैल्यू नहीं करते। और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं ये है, जैसे आपके पास 2 ब्लॉक पड़े हुए हैं, ठीक है, आपके पास 2 ब्लॉक पड़े हुए हैं मान लो, ठीक है, एक मशीनरी है एक बिल्डिंग है, एक मशीनरी है एक बिल्डिंग है। मशीनरी थी 50 लाख की, जैसे कि मैंने आपको बता दिया इसमें 4 मशीनरी है। अब बिल्डिंग मान लो आपके पास जो थी 5 करोड़ की बिल्डिंग थी। हाँ ऐसा हो सकता है, दिस इज पॉसिबल कि आप ये कहो कि मैं सिर्फ मशीनरी को रिवैल्यू करूंगा, आप ये कहो कि मैं सिर्फ मशीनरी को रिवैल्यू करूंगा, मैं बिल्डिंग को रिवैल्यू नहीं करूंगा। आप ये कह रहे हो मैं मशीनरी को रिवैल्यू करूंगा, बिल्डिंग को रिवैल्यू नहीं करूंगा, हाँ दिस इज ओके, आप ये कर सकते हो। क्यों कर सकते हो ऐसा, क्योंकि ये एक क्लास है ना, ये एक क्लास है, ये क्लास 1 है, ठीक है, ये दूसरी क्लास है, ये इसको आप क्लास कहेंगे, तो बिल्डिंग एक क्लास है, मशीनरी एक क्लास है। तो अगर रिवैल्यूएशन होगा तो एक क्लास पूरे का होगा, एक आइटम का नहीं हो सकता। हाँ अगर मशीनरी करो, बिल्डिंग का नहीं करना चाहते चलेगा। अगर आपने एक बिल्डिंग को रिवैल्यू कर दिया तो आपको सारी बिल्डिंग्स को रिवैल्यू करना पड़ेगा। गिव मी अ सेकंड ना, चलो चलिए, ठीक है, आई होप सो ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं रिवैल्यूएशन कैसे होता है।
ठीक है, रिवैल्यू क्यों होता है और रिवैल्यू की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, और हमें कैसे रिवैल्यूएशन में क्या चीजों को ध्यान में सब डालें। अब हम आते हैं कि रिवैल्यूएशन पे, ठीक है, रिवैल्यूएशन पे। अब मैं आपसे एक बात कहती हूँ, क्या बात कहती हूँ, सुनो मैं आपसे क्या कहती हूँ। रिवैल्यूएशन, एक बात बताओ, जब आप रिवैल्यूएशन करोगे, जब भी आप रिवैल्यूएशन करोगे, ठीक है, आप करो, मैं करूं, कोई बिजनेस करे, कोई भी करे, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, रिवैल्यूएशन हो रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। रिवैल्यूएशन हो रहा है तो दो पॉसिबिलिटी है ना, रिवैल्यूएशन हो रहा है तो दो पॉसिबिलिटी है। क्या क्या है वो दो पॉसिबिलिटी, क्या क्या है वो दो पॉसिबिलिटी, देखो दो पॉसिबिलिटी है ना। अब क्या है वो दो पॉसिबिलिटी, या तो वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है, या तो वैल्यू इंक्रीज करेगी या वैल्यू डिक्रीज करेगी, ठीक है, या तो जो आपकी पीपी है या जो असेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी या उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, राइट। तो हम ये मान के चल रहे हैं ये जो रिवैल्यूएशन कर रहे हैं वो हम कब कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हो रहा है। इससे पहले हमने कभी इस क्लास ऑफ असेट को रिवैल्यू नहीं किया था, तो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन है, ठीक है, रिवैल्यूएशन हो रहा है फर्स्ट टाइम। अब इसमें जो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हो रहा है, इसमें जो मशीनरी है, ये जो फर्स्ट रिवैल्यूएशन हो रहा है इसमें जो मशीनरी है ना, मशीनरी आपकी है 10 लाख रुपए, ज्यादा नहीं लेते, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड, 10 लाख की मशीन, 10 लाख की आपकी मशीनरी है, ठीक है, कितने की मशीनरी है, 10 लाख की आपकी मशीनरी है, राइट, 10 लाख की। अब मैं कह रही हूँ क्या हुआ, आपकी जो वैल्यू है मशीनरी की इंक्रीज कर गई, कितने, मान लो 1 लाख, 1 लाख की बढ़ी, और ये मान लेते हैं 1 लाख से आपकी मशीनरी की कीमत डिक्रीज कर गई, ठीक है, दो चीजें मान लेते हैं, या तो 1 लाख से आपके मशीनरी की कीमत बढ़ गई या 1 लाख से आपकी मशीनरी की कीमत गिर गई, ठीक है। चलो 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 चलो, हमने दो चीजें मानी। अब देखो, जब इंक्रीज हुआ है तो मानी हुई बात है, इंक्रीज होगा क्या है, आपकी जो मशीनरी है, आपकी जो मशीनरी है, एक मिनट ना, आपकी जो मशीनरी है उसका क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या कर गई, 1 लाख से बढ़ गई, ठीक है ना, आपकी मशीनरी की वैल्यू, आपकी मशीनरी की वैल्यू 1 लाख से बढ़ी, ये तो कह रहा है, ये ना मशीनरी से बढ़ी, से बढ़ेगा, ये 1 लाख थोड़ी 1 लाख बैटरी डालोगे, ठीक है, मान लिया मशीनरी आपकी 10 लाख की थी, ठीक है, मशीनरी आपकी 10 लाख की थी, इंक्रीज कर गई 1 लाख से, जब इंक्रीज करेगी 1 लाख से तो क्या होगा, आपकी जो मशीनरी की ये है, ठीक है, मशीनरी की जो वैल्यू है वो कितने से बढ़ जाएगी, 1 लाख से बढ़ जाएगी, यानी मशीनरी की वैल्यू अगर 1 लाख से बढ़ेगी तो आपकी मशीनरी कितने की हो जाएगी, मशीनरी आपकी हो जाएगी 11 लाख की, ठीक है, 11 लाख की, और साथ ही साथ आपका शेयर होल्डर फंड भी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा, कितने से, 1 लाख से, क्योंकि अकाउंटिंग का बेस ही क्या है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इम्पैक्ट ना, डेबिट और क्रेडिट, हर ट्रांजैक्शन आपको दो चीजों को इम्पैक्ट करता है, डेबिट और क्रेडिट साइड को, ठीक है, दोनों चीजें बढ़ेंगी। अब बात आती है, अब जर्नल एंट्री क्या डालोगे, आप एंट्री क्या करोगे, आप लिखोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए। अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जो भूल चुका है या जिसको ये डाउट हो रहा है कि मैडम आपने बोला था शेयर होल्डर फंड बढ़ेगा लेकिन आपने तो यहाँ रिवैल्यूएशन सरप्लस लिख रखा है, ऐसा क्यों, तो भाई ऐसा इसलिए होगा, मैं आपको बता दूं, आप जब बैलेंस शीट बनाते हो,
ठीक है, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, ठीक है ना, शेयर होल्डर फंड। अब इस शेयर होल्डर फंड के नीचे दो चीजें आती हैं, एक आती है शेयर कैपिटल, ठीक है, एक आती है शेयर कैपिटल और दूसरी आती है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है ना, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, सरप्लस। और इसी रिजर्व एंड सरप्लस में आप शो करोगे रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्या शो करोगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन सरप्लस। ना कई जगह रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखा रहता है, कई जगह रिवैल्यूएशन रिजर्व लिख रखते हैं, इस तरीके से बनता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका शेयर कैप रिवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर फंड बढ़ेगा ना, क्योंकि शेयर होल्डर फंड में दो चीजें कंप्राइज होती हैं, क्या, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो रिजर्व सरप्लस का पार्ट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ रहा है तो आपका शेयर होल्डर फंड बढ़ेगा। इसके अगेंस्ट अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसके अगेंस्ट आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्या होगा, अगर आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो जब इंक्रीज हो रही थी तो हमने एक नया रिजर्व क्रिएट किया था जिसको हमने बोला रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। और अगर हमें वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम कोई भी नया रिजर्व क्रिएट नहीं करते, हम डायरेक्ट किसमें डाल देते हैं, हम डायरेक्ट डाल देते हैं पीएनएल में। किसमें डाल देते हैं, पीएनएल में। तो हम क्या एंट्री डालेंगे, ठीक है, हम क्या एंट्री डालेंगे, हम लिखेंगे, क्योंकि अब मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, तो भैया एसेट जब भी आता है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था ना, एसेट जब भी आता है तो क्या करते हो, डेबिट ऑल असेट्स एंड क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज। पढ़ा होगा आपने गोल्डन रूल बचपने में कभी, ठीक है। डेबिट क्या पढ़ते हो, डेबिट ऑल असेट्स एंड क्रेडिट ऑल लाइबिलिटी, यानी भैया अगर एसेट बढ़ाना है तो डेबिट होगा और घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो आप इसको क्या करोगे, जितने से आपके एसेट की वैल्यू घटी है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, मशीनरी। कितने से, 1 लाख रुपए से, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो हमारा 1 ही लाख है, राइट। समझ में आ गया। अगर मैं इसका इंपैक्ट पूछूं क्या आएगा, अगर मैं पूछूं इसका इंपैक्ट क्या आएगा, तो इंपैक्ट की बात करोगे मशीनरी क्या होगी, मशीनरी भी आपकी गिरेगी और आप शेयर होल्डर फ्री गई। अब आपको अगर ये चीज समझ आई तो मैं आपको बता दूं क्यों गिरेगा। वो इसलिए गिरेगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस भी अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफर होता है, रिजर्व एंड सरप्लस में, यही आता है। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर हो गया ना, यही आता है। अगर प्रॉफिट की वैल्यू गिर रही है तो शेयर होल्डर फंड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुआ। अगर एसेट इंक्रीज होगा तो आप एक नया एसेट क्रिएट करोगे जिसको बोलोगे रिवैल्यूएशन सरप्लस और उसमें डाल दोगे जिस तरह से भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है। डिक्रीज होती है तो आप डायरेक्ट पीएनएल में डाल दोगे और एसेट की वैल्यू को घटा दोगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, मैं फिर से कह रही हूँ ध्यान से समझना, जो कह रही हूँ ध्यान से समझना वो भी जान लो, ठीक है। देखो ठीक है, देखो कहाँ गए, हाँ, अब पहली बार तो इंक्रीज हो गया था, ठीक है ना, पहली बार क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। अब मान लो अभी भी तो पॉसिबिलिटी है ना, अभी भी तो पॉसिबिलिटी है, इंक्रीज हो गया था। अगर अब इस इंक्रीज कितने से हुआ था, वाई 1 लाख, 1 लाख से हुआ था। और आपकी जो बुक वैल्यू थी उस वक्त वो कितने की थी, वो बुक वैल्यू थी आपकी 10 लाख रुपए की, ठीक। अब बताओ इस इंक्रीज के बाद भी दो चीजें पॉसिबल है, पॉसिबल है कि नहीं, दो चीजें पॉसिबल हैं कि नहीं, ठीक है, दो चीजें पॉसिबल है, या तो फिर से इंक्रीज हो जाए, है ना, दो चीजें पॉसिबल है, या तो फिर से इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। इसमें किसी को समस्या, ठीक है, फिर से इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। मान लो फिर से इंक्रीज कर गया बाय 15,000, कितने से इंक्रीज कर गया, बाय 15,000 है। और डिक्रीज में अभी इसको छोड़ो, डिक्रीज में दो केस बताती हूँ, ठीक है। इंक्रीज अब फिर से इंक्रीज हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पहले भी इंक्रीज था अब भी इंक्रीज है, ठीक है ना, पहले भी इंक्रीज था अब भी इंक्रीज है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप क्या करोगे, आप फिर से वही कर दोगे, सिंपल, क्या एंट्री डालोगे,
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व या सरप्लस जो भी है, यही एंट्री डालोगे ना। तो क्या आएगा, ये 15,000, ये 15,000। मतलब पहली बार इंक्रीज हुआ, दूसरी बार पहली बार इंक्रीज था, सेकंड टाइम जब आप रिवैल्यूएशन के लिए गए फिर से वैल्यू इंक्रीज हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिक्रीज में प्रॉब्लम है। अब क्या है, डिक्रीज में देखो दो केसेस हो सकते हैं। डिक्रीज में क्या हो सकता है, दो केसेस हो सकते हैं। अब इन दो केसेस को समझना। पहला केस क्या हो सकता है, पहला केस क्या होता है, जो डिक्रीज हुआ, ठीक है, ये 10,000 था कि 1,00,000 था, 1,00,000 था पिछली बार, 15,000 से इंक्रीज हुआ। अब देखो मान लो ये जो डिक्रीज हुआ, ये जो डिक्रीज हुआ आपका, वो डिक्रीज हुआ बाय 80,000 से आपकी वैल्यू डिक्रीज कर गई, ठीक है, या आपकी वैल्यू जो डिक्रीज कर गई वो बाय 1,20,000। अब यहां पे एक चीज गौर करना, ये क्या है, ये जो डिक्रीज है, ये जो सब्सिक्वेंट आपका डिक्रीज हुआ है, इज लेस देन इनिशियल इंक्रीज, ठीक है ना, ठीक है, इनिशियल इंक्रीज। अब इधर देखो तो यहां क्या है, subsequent decrease is greater than initial increase, राइट। यानी कि क्लियर कट समझ में आ रहा है ना, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है जो समझ में ना आ रही हो, है कि ऐसी कोई बात जो समझ में ना आ रही हो, ऐसी कोई बात है जो समझ ना आ रही हो, बिल्कुल समझ में भाई, क्लियर कट दिख रहा है। तो हमारा जो सब्सिक्वेंट डिक्रीज है 80,000 रुपीज का, 80,000 रुपीज का जो सब्सिक्वेंट डिक्रीज है वो लेस देन है किससे, 1,00,000 से, ठीक। और ये जो 1,20,000 का हमारा सब्सिक्वेंट डिक्रीज है वो ग्रेटर देन है हमारे इनिशियल इंक्रीज 1,00,000 से। यहां तक तो समस्या नहीं है, किसी को भी नहीं है, ठीक है ना, यहां तक समस्या किसी को भी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। चलो नीचे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब बात आती है जर्नल एंट्री की। तो हमने जो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व खड़ा कर रखा था ना, पहले उसे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या डालेंगे, हम एंट्री डालेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस टू मशीनरी, कितने से, 80,000 से, ठीक है, 80,000। लेकिन यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है, ये वाला जो केस है हमारा, ठीक है, ये वाला जो हमारा केस है, इसमें क्या है, वैल्यू 1,80,000, 1,20,000, 1,00,000 से ज्यादा है। तो अपन क्या करेंगे, हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस में जितना बैलेंस है ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व में हमारे पास जितना बैलेंस है, कितना बैलेंस है, 1,00,000, पहले हम उसको पूरा यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बैलेंस बचा वो हम किस में डाल देंगे, पीएनएल में। वो कितना है, 20,000, पीएनएल में डाल देंगे टू मशीनरी। मशीनरी में कितना कर देंगे, 1,20,000 रुपए, कितना कर देंगे, 1,20,000 रुपए, वो हम 1,20,000 मशीनरी में डाल देंगे, सिंपल, ठीक है। कहाँ डाल देंगे, मशीनरी में डाल देंगे, 1,20,000 रुपए, राइट। आई होप सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो देखिए क्या हो सकता है, पहले इंक्रीज हुआ, उसके बाद फिर से इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। अब मान लो इनिशियली हमारा जो केस था वो क्या था, डिक्रीज का था, है ना, इनिशियली डिक्रीज हुआ था, ठीक है। इनिशियल जो डिक्रीज हुआ था वो कितने से डिक्रीज हुआ था, वाई 1,00,000 हुआ था, है ना। तो अब फर्दर कंडीशन क्या बनती है, अगर मैं आपसे फर्दर कंडीशन की बात करूं तो फर्दर कंडीशन भी दो बन सकती है, ठीक है। फर्दर कंडीशन ये बन सकती है कि फिर से क्या हो जाए, फिर से डिक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, फिर से
डिक्रीज हो जाए। अगर फिर से डिक्रीज होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मान लो फिर से डिक्रीज हो गया बाय 50,000 रुपीज, है ना, फिर से डिक्रीज हो गया 50,000 से, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले भी डिक्रीज था अब भी डिक्रीज हो गया, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 50,000। ठीक, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहली बार डिक्रीज हुआ था, अब दोबारा में क्या हो गया, अब दोबारा में वो इंक्रीज हो गया, है ना, दोबारा में वो इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज में भी ना दो केसेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं वो दो केसेस, देखो क्या हुआ, मान लो वो जो इंक्रीज हुआ वो हुआ बाय 70,000, वो यहां इंक्रीज हुआ बाय 1,10,000। ठीक है, अब जब वो इंक्रीज हुआ बाय 70,000 तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो देखने वाली बात है, जैसे कि मैंने ऊपर बताई थी, तो जो आपका सब्सिक्वेंट इंक्रीज है, सब्सिक्वेंट जो इंक्रीज है वो लेस देन है सब्सिक्वेंट इनिशियल डिक्रीज से, है कि नहीं बताओ, है ना, आपके इनिशियल डिक्रीज से ये है कम है, राइट। और अगर आप यहां देखोगे तो ये जो आपका सब्सिक्वेंट इंक्रीज है वो ग्रेटर देन है इनिशियल डिक्रीज से, है कि नहीं, यहां तक क्लियर है। अब देखो हमने पहली बार जब हमने फर्स्ट टाइम डिक्रीज किया था, जब हमने फर्स्ट टाइम डिक्रीज किया था तो हमने एंट्री क्या डाली थी, हमने जब फर्स्ट टाइम डिक्रीज किया था तब हमने एंट्री डाली थी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1 लाख, है ना, ये हमने जब फर्स्ट टाइम ये किया था तो हमने 1 लाख रुपए पीएनएल में क्या करे थे, डेबिट कर रखे थे। जो 1 लाख रुपए पीएनएल में डेबिट कर रखे थे हम उसी को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो हम एंट्री क्या डालेंगे, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू 70 जैसे बढ़ानी है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 70,000 टू पीएनएल 70,000। ठीक है, और यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास मशीनरी की मशीनरी अकाउंट डेबिट को बढ़ाने के लिए कितने हैं, पहले से 1 लाख रुपए हमें बढ़ाना कितने से, 1,10,000, तो पीएनएल में जितना है हम सबसे पहले उसे यूज करेंगे। पीएनएल में कितना है हमारे पास, 1 लाख है, ठीक है, और उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन सरप्लस, वो हम 10,000 से यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। अगर इनिशियल डिक्रीज के बाद फिर से वैल्यू इंक्रीज होती है तो उस केस में, ठीक है, इस तरीके से हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ। ये नोट में अगर आप लोग जाके देखोगे तो एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट को आप लोग देख लेना, वहां पे बहुत क्लियर कट मैंने ये चीजें समझाई हुई हैं, और यहाँ पे मैंने आपको खोल के बकायदा सारी चीजें समझा दी हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, मैं कौन सा कलर लूं, इतने सारे कलर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे फर्स्ट यूज रिवैल्यूएशन सरप्लस देन पीएनएल। अगर पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस करके वैल्यू बढ़ा रखी है और अब वैल्यू घटानी है तो पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस को यूज करो फिर पीएनएल को यूज करो, ठीक है। और अगर इसकी बात करूं तो क्या होगा कि भैया अगर पहले वैल्यू घटा रखी थी पीएनएल में डाल रखा था तो फर्स्ट यूज पीएनएल, देन वैल्यू को घटाने के लिए क्या यूज करोगे, देन वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या यूज करोगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, ये टेबल के फॉर्मेट में बहुत अच्छे से मैंने ना यहाँ पे आपको बता रखा है, देखो मैं खोल ही लेती हूँ, देख लो ताकि समझ भी आ जाए आपको और कोई समस्या भी ना हो। मेरा तो मोटिव ही यही है कि आपको आसानी से सारी चीजें समझ आ जाए और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। ठीक है, ओके, देखो ये रहा वो चार्ट, ठीक है, क्या है देखना।
पहला इंक्रीज हुआ, रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा, पहली बार रिवैल्यूएशन किया तो रिवैल्यूएशन, दोबारा आपने रिवैल्यूएशन किया फिर वैल्यू इंक्रीज हुई तो फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा, कोई इशू नहीं। पहली बार डिक्रीज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, दोबारा भी डिक्रीज हुआ, कोई इशू नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। पहली बार इंक्रीज हुआ था तो आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाला था, अब जब दोबारा, पहली बार तो इंक्रीज हुआ था लेकिन जब आप दोबारा रिवैल्यूएशन करने गए तो वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो कोई पैसा पड़ा होगा ना, तो सबसे पहले उस रिवैल्यूएशन सरप्लस को यूज करोगे आप, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, इसी तरह अगर आपने पहले रिवैल्यूएशन किया था तो वैल्यू डिक्रीज हुई थी तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया था, जब आपने उसी एसेट का दोबारा रिवैल्यूएशन किया तो वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू आपकी इंक्रीज हो गई। वैल्यू क्या हो गई आपकी, वैल्यू आपकी इंक्रीज हो गई। जब वैल्यू इंक्रीज हुई तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपके पास बैलेंस था, पहले आप उसको यूज करोगे, उसको रिवर्स करोगे, फिर आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में अमाउंट डालोगे। इतनी सी बात मैंने आपको अभी इस एग्जाम्पल विद जर्नल एंट्री समझाई है। आई होप सो ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे डेप्रिसिएशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।